1921 जब हमारा परिचय 5000 साल पुरानी सभ्यता से हुआ, 20वीं सदी के आरंभ तक ब्रिटिशर्स भारत में अपने 200 सालों के राज को टॉलरेंट इंपीरियलिज्म का नाम देकर जस्टिफाई करते आ रहे थे। ब्रिटिशर्स का दावा था कि उन्होंने इंडिया को सभ्य बनाकर उस पर एहसान किया है, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि भारत की इस धरती ने हजारों साल पहले ही अपने गोल्डन एरा को जी लिया था। उनका यह प्राइड तो तब चकनाचूर हो गया जब 1921 में भारत में वर्ल्ड की वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की खोज हुई, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो प्रमुख सिटीज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जिससे यह साबित हो गया कि भारत में करीब 5000 साल पहले भी एक वेल कल्चर्ड और सिविलाइज्ड सोसाइटी मौजूद थी। ये सिटीज किसी सामान्य बस्ती जैसे नहीं थे, बल्कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रोड, मैसिव बिल्डिंग्स और अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम का जबरदस्त बंदोबस्त था। समय के साथ हुए उत्खनन में विभिन्न प्रतिमाएं, वैल्यूएबल ज्वेलरी, कंकाल और टेराकोटा पॉट्स मिले, जो उस समय के कल्चर और लाइफ स्टाइल की कहानियां बयां करते हैं। जैसे जैसे सिविलाइजेशन को लेकर खुदाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक पूरी दुनिया सामने आती गई, जहां इस सभ्यता के एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर ने दुनिया को हैरानी में डाला, तो वहीं इसके वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम इतने शानदार थे कि आज भी दुनिया के कई शहरों में ऐसी फैसिलिटीज नहीं हैं। दशकों तक खुदाई में यहाँ से उस समय की स्क्रिप्ट का भी पता चला, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पिछले 100 सालों की कोशिश के बाद भी आज भी सॉल्व नहीं किया जा सका है। आने वाले भविष्य में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में शायद इसे सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन यह अभी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कहानी दुनिया की इस ओल्ड एंड ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इस सभ्यता के बारे में ऐसा क्या खास है जिसने पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया, क्योंकि इस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को 100 साल की खोज के बाद भी नहीं समझा जा सका है। और आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इस महान सिविलाइजेशन का ऐसा अंत हुआ कि आज उसके वजूद की कहानी महज खंडरों में सिमट कर रह गई है। आखिर मलबों के अंदर दबे हुए इन सिटीज की खोज कैसे हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में जानने के लिए हमें आज से लगभग 2 शताब्दी पीछे जाना होगा, जब वर्ष 1827 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ चुके चार्ल्स मैनसन एक बार सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। लाहौर जाने के लिए वो पंजाब प्रोविंस में पहुंचे ही थे कि वहां उन्होंने एक जगह बहुत सारे रुइंस और उनमें मौजूद तरह तरह के रिमेनिंग्स दिखाई दिए, जो काफी प्राचीन होने का प्रमाण दे रहे थे। वो इस बात से अनवेयर थे कि उन्होंने अनजाने में दुनिया की हजारों साल पुरानी सभ्यता का एक प्राचीन शहर खोज निकाला है। लेकिन हिस्ट्री के प्रति उनका पैशन इतना मजबूत था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे लिखना शुरू कर दिया, और बाद में इस जानकारी को अपनी बुक अराइवल एट हड़प्पा का टाइटल देकर उसे पब्लिश करवा दिया। इसके बाद 1831 में ब्रिटिश ट्रेवलर्स सर अलेक्जेंडर बर्न्स और 1853 में ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स एंड आर्कियोलॉजी के शौकीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम इस जगह से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने 1856 में फिर से यहाँ का दौरा किया, और यहाँ उन्हें खंडरों में कई कॉइन्स मिले जो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के होने के एविडेंस दे रहे थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ की हर चीज एक रहस्य की तरह दिख रही थी, जिसे वे सॉर्ट आउट करना चाहते थे। इसलिए 1861 में जब वो मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए तो उन्होंने आर्कियोलॉजी की स्टडी और कंजर्वेशन के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने पर फोकस किया। उनकी इस पहल पर 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना हुई। उनको ASI का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1872 और 1873 के अराउंड यहाँ कुछ छोटे ट्रायल एक्सकवेशन किए थे, जिसमें मिली चीज़ों और इन्फॉर्मेशंस को लेकर उन्होंने ASI की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वहां एक सील मिलने की बात कही गई थी। एक ब्लैक कलर की सील पर बिना कोबड़ वाला एक बैल उकेरा गया था, जिसकी गर्दन के नीचे 2 स्टार्स बने हुए थे, और बैल के ऊपर 6 कैरेक्टर्स का एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था। इसके बाद हड़प्पा की खोज में सबसे अहम काम 1902 में सर जॉन मार्शल के ASI का डायरेक्टर बनने के बाद हुआ। जॉन मार्शल ने हड़प्पा में बड़े लेवल पर खुदाई का काम करवाने का फैसला किया, और इन्होंने इसकी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को सौंपी। 1920 में दयाराम साहनी के अंडर ऑब्जर्वेशन में इस जगह का उत्खनन का काम शुरू कर दिया गया। एक साल बाद दयाराम साहनी को पंजाब प्रोविंस के मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी रिवर के तट के आसपास भारी मात्रा में पुराने रिवेंस मिलने शुरू हो गए थे। उस वक्त तक कार्बन डेंटिंग की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जिससे जांच में
इन अवशेषों की उम्र कई हजार साल पहले की आंकी गई है। इस तरह पहली बार यहाँ एक सिटी खोजे जाने की पुष्टि हुई, जिससे विश्व भर में भारत में खोजी जाने वाली इस सभ्यता के बारे में बात होने लगी। क्योंकि यहाँ के लोकल लोग इसे हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए इस शहर का नाम हड़प्पा रख दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट को उम्मीद थी कि यह सिविलाइजेशन काफ़ी दूरी तक फैली हो सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को खंगालने के लिए काम में DR भंडारकर, राखलदास बनर्जी और MS वत्स को भी लगा दिया गया। साल 1922 में राखलदास बनर्जी को खुदाई के दौरान हड़प्पा से करीब 600 किलोमीटर नॉर्थ में इंडस रिवर के आसपास हड़प्पा की तरह ही पुराने अवशेष मिलते हैं, जिनकी उम्र भी इसमें हजारों साल पुरानी थी। यहाँ एक ही जगह पर एक के ऊपर एक कई मानव कंकाल मिले हैं, इसलिए इस जगह का नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया था, जिसका मीनिंग माउंट ऑफ द डेड होता है। इसके बाद साल 1924 में जॉन मार्शल ने ऑफिशियली लंदन के एक मैगजीन के जरिए ब्रिटिश इंडिया में एक एशियंट सिविलाइजेशन को खोज निकालने की घोषणा कर दी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्रमुख शहरों समेत कई प्राचीन गांव इंडस रिवर के किनारे पाए गए थे, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। सबसे पहली खोज हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब तक मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज सिविलाइजेशन दुनिया की लार्जेस्ट एशियंट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती थी, किंतु इस सिविलाइजेशन के अस्तित्व ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बाद इसका नाम दुनिया की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शुमार हो गया। लगभग 100 साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की खोज होती जा रही है और अब तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की 1400 से भी अधिक साइट्स खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से फिलहाल लगभग 900 साइट्स से खोजी गई साइट्स में करीब 100 साइट्स इंडस रिवर के करीब पाई गई, जबकि लगभग 500 साइट्स घग्गर रिवर के आसपास डिस्कवर हुई हैं। यह खोज आज भी लगातार कंटिन्यू है। खोजे गए शहरों और साइट्स पर हुई रिसर्च के आधार पर हिस्टोरियंस को पता चला कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और यह सिविलाइजेशन कितनी दूर तक फैली हुई थी। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशंस के मुकाबले में इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़े इलाके में फैली हुई थी। इसके अंडर करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जो कि ट्रायंगल शेप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद और पश्चिम में सुतकांगडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक विस्तृत थी। इस सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, बालाकोट, लोहरजोदड़ो और आमरी नाम के कई प्रोमिनेंट साइट्स पाकिस्तान में, जबकि कालीबंगन, लोथल, सुरकोटड़ा, बनावली, रंगपुर, रोपड़ और धौलावीरा इंडिया में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 फेजेज में बांटा जा सकता है: अर्ली हड़प्पन फेज एंड मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेट हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज की शुरुआत 3300 BC में हुई थी, जब सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई जमीनों पर पहाड़ी इलाकों से लोग इकट्ठा होने लगे थे। यह इलाके काफ़ी फर्टाइल थे, जिससे यहाँ खेती करना आसान था, इसलिए लोगों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई और 2600 BC आते आते पहले यहाँ कबीला, फिर गांव और आगे चलकर यहाँ नगर बसाए जाने लगे। 2600 BC से 1900 BC के बीच के समय को मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है, जिसे इसका गोल्डन एरा माना जा सकता है। इसी दौरान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे जगह बड़े अर्बन सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म हुए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ बने हुए थे। हर नगर में 2 मेजर सेगमेंट्स होते थे। पहला पूर्व में लोअर माउंट, जो कि मुख्य शहर था जहां लोगों के रहने के लिए घर थे, और दूसरा पश्चिम में अपर माउंट, जो हायर ग्राउंड पर बना होता था। अपर माउंट में भी सभी मुख्य इमारतें मौजूद होती थी, जहां मार्केट पैलेस, वर्कशॉप्स, मीटिंग पैलेसेस का बंदोबस्त होता था। यहाँ कई गोदाम भी होते थे जिनमें उपजाए गए अनाजों को स्टोर किया जाता था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अपर माउंट एलिट क्लास के लोगों के लिए रहने के लिए था। अपर माउंट और लोअर माउंट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स होती थी, ताकि शहर को वाइल्ड एनिमल्स और फ्लड से बचाया जा सके। यह प्लानिंग और डिजाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन की एडवांस इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग स्किल को दर्शाता है। यहाँ के घरों का स्ट्रक्चर भी काफ़ी दिलचस्प था। घरों को ब्लॉक्स के आकार में बनाया गया था और इन ब्लॉक्स के बीच में लोगों के आने जाने के लिए काफ़ी चौड़े रास्ते बनाए गए थे। घरों को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और हर ईंट का रेशियो सिमिलर डायमेंशन होता था।
हर घर के अंदर कॉर्नर में एक बाथरूम होता था और बाथरूम से एक ड्रेन निकलती थी जो शहर के नीचे बनी नालियों के मेन नेटवर्क से जाकर मिलती थी, जो पूरे शहर के वाटर और मड को बाहर ले जाती थी। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था कि आज भी दुनिया के कई शहरों में पानी निकालने की इतनी शानदार फैसिलिटीज नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में वाटर रिसोर्सेज की व्यवस्था और उसका रखरखाव भी काफी कमाल का था। जगह जगह प्योर वाटर के लिए कुएं होते थे जिसे लोग पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो में एक्सकवेशन के दौरान एक बिग वाटर पाउंड भी मिला जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट बाथ शानदार ईंटों से 897 स्क्वायर फीट का बना हुआ था जिसकी लेंथ 11.88 मीटर थी। यह बाथ हाउस रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज के लिए यूज होता था। यहाँ पास ही में एक कुआं भी था जहाँ से इसमें रेगुलरली फ्रेश वाटर भरा जाता था और साथ ही कपड़े बदलने के लिए यहाँ पास ही एक चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा फ्यूचर में वाटर की क्राइसिस से बचने के लिए यहाँ के सभी शहरों में कई जगह पानी को स्टोर किया जाता था। धोलावीरा सिटी में इस तरह के सोलर रिवर्स और वाटर चैनल्स देखने को मिले जिनमें बाढ़ और रिवर्स के वाटर को स्टोर किया जाता था। उस एशियंट टाइम में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिविक सेंस के मामले में अपने टाइम से काफ़ी एडवांस थी। यहाँ के लोग हाइजीन का खास ध्यान रखते थे। जगह जगह स्ट्रीट्स के किनारे कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन्स होते थे और ज़रूरी निर्देशों के लिए साइन बोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ होने के बावजूद हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी रूलर या गवर्निंग सिस्टम के होने का कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। स्टडीज के हिसाब से तब के लोग मिलजुल कर एक समान तरीके से रहते थे। उनकी ना तो कोई आर्मी थी और ना ही उनके पास कोई लड़ाई और वेपन्स थे। इस सिविलाइजेशन में वॉरफेयर का भी कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ किसी टेम्पल के होने के सबूत तो नहीं मिले, लेकिन पाए गए कुछ सील के लोगों के रिलीजियस को होने का अंदाज़ा लगाया जाता है। इन सील्स में पशुपति सील्स, प्रोसेशंस सील्स और स्वास्तिका सील्स शामिल हैं। पशुपति सील पर एक त्रिशूल लिए हुए योगासन में बैठे व्यक्ति की छवि देखने को मिली जिनके अराउंड एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड गैंडा जैसे जानवरों की छवियां थी। इस मोहर पर कई बैंगल्स, एक हेड ड्रेस और टॉप पर 7 लेटर्स का इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है। पशुपति सील को देखकर जहां कुछ ने यह अनुमान लगाया कि तब के लोग शिव की पूजा करते होंगे, वहीं कई सील्स में पीपल के पेड़ और 1 हॉर्न यूनिकॉर्न के साइन भी मिले हैं, जिससे ऐसा माना गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ईश्वर को पूजने के बजाय नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। ट्री और स्नेक वर्शिप के साथ साथ योनि वर्शिप के एविडेंस भी कई जगहों पर देखने को मिले हैं। बेहतरीन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी से अवेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आर्ट में भी काफ़ी अच्छे थे। मोहनजोदड़ो में ब्रॉन्ज की एक मूर्ति भी मिली है जिस पर डांस करते हुए एक नर्तकी की तस्वीर उकेरी गई थी। उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग एंजॉय के लिए डांसिंग एंड सिंगिंग भी करते थे। यहाँ गाना और नाचना एक डेवलप्ड आर्ट फॉर्म था। लोग सॉइल, स्टोन एंड मेटल्स का यूज करके ज्वेलरीज, टॉयज और बर्तन बनाते थे। यहाँ स्टोन से बने औजारों का इस्तेमाल होता था। साथ ही लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और ब्रॉन्ज के बारे में भी जानते थे। गोल्ड, सिल्वर और कीमती पत्थरों के उपयोग से कई तरह के स्मार्ट ज्वेलरी भी बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने लाइवलीहुड के लिए मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड पर निर्भर होते थे। यहाँ गेहूं, जौ, कपास, चावल, सब्जी और मसाले की खेती होती थी। इंडस वैली के लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन का इस्तेमाल किया था। फार्मर्स कॉटन को स्पिन और वीव किया करते थे और लोगों में ऊन के कपड़े पहनने का चलन था। एग्रीकल्चर के साथ साथ लोग पशुपालन का कार्य भी करते थे। कैमल, बफेलो, बकरी, डॉग और बिल्ली जैसे जानवरों को पाला जाता था। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ियां भी यहाँ चलाई जाती थी। इसके अलावा लोग बिजनेस के मामले में भी काफ़ी गुड थे। यह लोग सिर्फ आपस में ही बिजनेस नहीं करते थे बल्कि इनका व्यापार ग्लोबल लेवल पर फैला हुआ था। उस दौरान जो कंटेम्परेरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसके शहरों के साथ भी इंडस वैली के लोगों का व्यापार होता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इंडस वैली को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया के लोग यहाँ से कॉटन, टिम्बर और एबनी को हाई वॉल्यूम्स में इंपोर्ट करते थे। सेमी ऑयल और लेपिस लाजुली जैसे लग्जरी आइटम्स भी सिंधु घाटी
सभ्यता से इंपोर्ट किए जाते थे। इतना ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार के लिए सील्स का इस्तेमाल करते थे, जिन पर खास तरह के सिंबल्स बने हुए होते थे, जिन्हें लोग ब्रांड या पहचान के सिंबल के तौर पर यूज किया करते थे। चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर करने और उनके वजन का सही पता लगाने के लिए वेट्स और मेजर इंक्रीमेंट का इस्तेमाल होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की साइट से मिली सील्स और रिमेन से यूं तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, लेकिन न जाने कितनी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए नहीं सुलझाया जा सका क्योंकि रिसर्चर्स लगभग 100 साल की कोशिश के बाद भी आज तक इस सिविलाइजेशन की भाषा को पढ़ने में नाकाम रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी खुद की लैंग्वेज थी, जिसका सबूत एक्सकवेशन से मिली कई हजार सील्स, बहुत सारी टेराकोटा टैबलेट्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स पर देखने को मिलता है, जिन पर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। इन इंस्क्रिप्शंस को ही इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हिस्टोरियंस करीब 100 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे पढ़ पाने का अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़कर मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और चाइनीज जैसे एशियंट सिविलाइजेशन की भाषा को समझा जा चुका है। अगर इजिप्शियन लैंग्वेज की बात करें तो हिस्टोरियंस इजिप्शियन लैंग्वेज को इसलिए डिकोड कर पाए क्योंकि लगभग 200 साल पहले एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में एक बड़ा सा स्टोन मिला था, जिसे रोसेटा स्टोन का नाम दिया गया। रोसेटा स्टोन पर चित्रलिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे कोई डिकोड नहीं कर सकता था, लेकिन इसी स्टोन पर नीचे वही बात एशियंट ग्रीक में लिखी हुई थी। क्योंकि ग्रीक भाषा को लोग समझते थे, इसलिए ये स्टोन उस समय गूगल ट्रांसलेट की तरह काम आया और इसी तरह इजिप्शियन लैंग्वेज को समझा गया। लेकिन समस्या यह है कि इंडस स्क्रिप्ट को समझने के लिए ऐसा कोई टैबलेट या स्टोन नहीं मिल सका है, जिस वजह से उसकी लैंग्वेज को अभी तक नहीं जाना जा सका है। हालांकि इसके बावजूद भी 100 से भी ज़्यादा बार इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिससे कुछ बातें श्योरली कही जा सकती हैं। पहली यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। यहाँ पाए गए कुछ सीन्स जिनमें मोस्टली साइन बने हुए थे, जिसमें पाया गया है कि जब ये साइन बाईं तरफ खत्म हो रहे थे तब उन्हें काफ़ी चिपका कर छोटा छोटा लिखा गया था। एंड सेकेंड चीज़ यह देखी गई कि सील्स पर जहां इंडोर स्क्रिप्ट में कुछ टेक्स्ट होता था, वहां उसके नीचे एक बड़े एनिमल का सिंबल इनग्रेव्ड होता था। सील पर गेंडा, एलिफेंट, टाइगर और वुल जैसे जानवरों की छवि देखने को मिली है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे यह पिक्चर्स और टेक्स्ट किसी बहुत बड़े पत्थर पर होते होंगे, जबकि असल में ये स्टोन सील सिर्फ 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर के छोटे आकार के होते थे, जिनमें टेक्स्ट और एनिमल पिक्चर्स दोनों आ जाते थे। इस सभ्यता की भाषा को समझने की कोशिश में हिस्टोरियंस ने इंडस स्क्रिप्ट के साइन और सिंबल्स को भी कलेक्ट किया, जिनमें यह पाया गया कि उनकी स्क्रिप्ट में 400 साइन थे। कुछ साइन और सिंबल स्टिक फिगर्स जैसे लगते हैं, जबकि कुछ फिश, टर्टल्स, क्रैब, इंसेक्ट्स और बर्ड जैसे दिखते हैं। क्योंकि इंडस स्क्रिप्ट में सिंबल की संख्या इतनी ज़्यादा है, इसलिए हिस्टोरियंस का मानना है कि इंडोर स्क्रिप्ट एक लोगोस लेवल स्क्रिप्ट है। लोगोस लेवल स्क्रिप्ट में इस तरह के साइंस का इस्तेमाल किसी वर्ड या साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। चाइना की लैंग्वेज लोगोस लेवल है, जिसके अलग अलग साइन होते हैं और हर साइन का सेपरेटली अपना अलग अलग मतलब होता है। ठीक इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में साइन और सिंबल्स की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। जो सील्स मिले उनमें यह देखा गया कि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस केवल 5 साइंस वाले थे, जबकि कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी हैं जिनमें 26 सिंबल देखने को मिले। क्योंकि हड़प्पन कल्चर के लोग फॉरेन में भी ट्रेड करते थे, इस वजह से इंडस स्क्रिप्ट के कुछ सील्स पर्शिया और मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। शुरुआती दौर में जब इंडो स्क्रिप्ट के साइंस वाले सील्स मेसोपोटामिया में मिले तो कई रिसर्चर्स ने इसे मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट का ही हिस्सा मान लिया, लेकिन बाद में ऐसे सारे दावे खारिज कर दिए गए। इंडो स्क्रिप्ट की ये गुत्थी कुछ इस कदर सुलझी हुई कि हिस्टोरियंस अभी तक किसी एक थ्योरी पर एग्री नहीं हो सके। सबके अपने अपने ओपिनियंस और असमंजस हैं। कई बार इंडस स्क्रिप्ट को संस्कृत तो कई बार उसे द्रविड़ लैंग्वेज से रिलेटेड बताया जाता है। वहीं हिस्टोरियंस स्टीव फॉर्मर के अकॉर्डिंग सील्स पर पाए गए राइन रियल में कोई लैंग्वेज ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग इंडस वैली के साइन केवल कुछ चीज़ों को
डिनोट करने के लिए होते होंगे, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को 100 ईयर्स से भी अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट अभी तक एक पहेली बनी हुई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब ने यह अनाउंस तक कर दिया था कि जो कोई भी इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर लेगा उसको $1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इंडस स्क्रिप्ट की मिस्ट्री को कब तक सुलझाया जाता है। मिस्ट्री केवल इंडस वाली सिविलाइजेशन की भाषा को लेकर ही नहीं है, बल्कि एक रहस्य यह भी है कि जब ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस, मॉडर्न, पीसफुल और वेल्थी थी तो आखिर इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1900 BC से 1300 BC के मिड इस सिविलाइजेशन में रैपिड डिक्लाइन हुआ। इसी को लेट हड़प्पन फेज का नाम दिया जाता है। हालांकि यूँ तो पहले भी कई बार इस सिविलाइजेशन के कई शहर बाढ़ वगैरह से नष्ट हो गए थे, लेकिन इन्हें हर बार फिर से बना दिया गया था। मोहनजोदड़ो को कम से कम 5 बार बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता हालात यहाँ बदतर होते गए। यहाँ सिटीज की प्लानिंग बंद हो गई, रोड्स पर सुअर्स और ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन नहीं किया जा सका। 1700 BC तक ज़्यादातर सिटीज खाली हो चुकी थी। लेट हड़प्पन फेज करीब 1300 BC तक कंटिन्यू रहा और इसके बाद के सालों में यह सिविलाइजेशन हमेशा हमेशा के लिए एक गुजरा वक्त बन गई। इसके डिक्लाइन के पीछे कई तरह के रीजन बताए जाते हैं। एक थ्योरी के अनुसार इंडस वैली के एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आए, जिससे इस क्षेत्र में मानसून की कमी आ गई, जिससे यहाँ अक्सर सूखा पड़ने लगा। सालों तक बारिश न होने की वजह से यहाँ बहने वाली रिवर्स का वाटर सूख गया। रिवर्स के सूख जाने से उनके ट्रेड पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और उनका बिजनेस ठप होने लगा। माना जाता है कि ऐसा कंटिन्यू कई साल तक और कई दशक तक चलते रहने से यहाँ के काफी लोग भूख के कारण मरने लगे और काफ़ी लोग गंगा रिवर के मैदानों की तरफ माइग्रेट कर गए होंगे। कई खोजकर्ताओं ने इंडस वैली के डिस्ट्रक्शन के लिए नेचुरल डिजास्टर की थ्योरी दी। उनके हिसाब से यहाँ लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक या फ्लड आए होंगे। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ कोई महामारी हुई होगी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इंडस वैली के वेस्ट में स्थित पहाड़ियों से आर्यंस ने यहाँ की टेरिटरी पर अटैक किया होगा। क्योंकि यहाँ के लोग पीसफुल थे, इसलिए वह आर्यों का मुकाबला नहीं कर पाए होंगे और आर्यंस ने आसानी से उनकी आबादी को मार गिराया होगा। लेकिन यह सब महज एक थ्योरीज है, रियलिटी क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज को 100 ईयर से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब भी दुनिया इस सिविलाइजेशन की ऐसी बहुत सी बातों से अननोन है। अब भी दुनिया इसकी ऐसी बहुत सी बातों से अननोन है। सोचने समझने वाली बात तो यह है कि जब आज के AI के ज़माने में अगर इस प्रकार की स्क्रिप्ट को पढ़ लिया जाएगा तो कौन कौन से रहस्य सामने आएंगे। इस प्रकार की सिविलाइजेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कौन कौन से रहस्य, कौन कौन से राज खुलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी।